नमस्कार मित्रों, भाई सी लर्निंग स्टूडियो से मेरा संघर्ष मेरी सफलता इस एपिसोड की अगली कड़ी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। और आज मैं जिस शख्सियत को आपसे रूबरू करा रहा हूं वे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में मेडिकल ऑफिसर है और उन्होंने शिक्षा में जो एक मील का पत्थर बनकर के जो एक काम किया है, जो एक मोटिवेशनल अप्रोच हमारे सामने रखी है, उस शख्सियत को आपसे रूबरू करा रहा हूं। डॉक्टर भरत जी सारण मेरे साथ हैं। सारण साहब, आपका स्वागत। प्रणाम आपको और तमाम सुनने वाले श्रोताओं को। पुनः कोई महान नहीं होता जब तक कि आशीर्वाद माता पिता और गुरुजनों का नहीं होता। की बदौलत सब कुछ है। जो कुछ भी पाया है, कोशिश रहती है कि हम रहते समय इस धरा का, इस राष्ट्र का, इस जन्मभूमि का कर्ज चुका पाएं। डॉक्टर साहब, आपका जन्म कहाँ हुआ और जन्म के बाद आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पर हुई और उस समय की परिस्थितियां क्या थी? बाड़मेर से 25 से 27 किलोमीटर दूर गांव सीतरकापार है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और प्राइमरी स्कूल मैंने काउखेड़ा, जो 1.5 किलोमीटर घर से दूर है। उस समय घर में लाइट पानी और सुविधाएं कम थी। विद्यालय में गुरुजी 2 हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री गंगाराम जी और प्रेम सिंह जी परिवार। जो कुछ भी आज हूँ, मेरा बेसिक उन्होंने तैयार किया। उन्होंने सिखाया बोलना, बैठना और बात करना। सिखाया कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बने या न बने, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना। और उन्होंने सेवा करना, काम करना, खेलना, हर काम को उन्होंने बेहतर तरीके से सिखाया, जिसकी परिणति है कि आज हम कुछ कर पा रहे हैं। हमारे दर्शक जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय प्राइमरी स्कूल में भी एजुकेशन के साथ कॉकुलर एक्टिविटीज सारी की सारी हुआ करती थी। डॉक्टर साहब, मिडिल स्कूल तक कैसे पहुंचे? ये सफर कहां तक रहा? प्राइमरी स्कूल काउखेड़ा करने के बाद मेरे ग्राम में मिडिल स्कूल था सीतरकापार। जैसे मैं वहां पहुंचता हूं, कक्षा 6 से 8वीं तक मेरी एजुकेशन वहां हुई। सभी विषयों के विषय अध्यापक थे, ये अच्छी बात थी। और वो पढ़ाने के साथ साथ वहां हमें सिखाते थे। एक साक्षरता अभियान चल रहा था उस समय, प्लस पोलियो आया, स्काउट की एक्टिविटी थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, प्लांटेशन करना, और जो भी सरकारी योजनाएं आते थे उनके प्रति प्रभात रैलियां निकालना, और वो तमाम चीजें। ये जो चीजें आप बता रहे हो ना डॉक्टर साहब, यहाँ उस समय आप स्वयं आगे बढ़कर के भाग लेते थे या आपको मोटिवेट करते थे? हाँ, दोनों था सर। एक तो घर के माहौल से हमने सीखा, दादा दादी इस काम को करते थे, पशुपालन है, लोगों की सेवा करना। और दूसरा, जब हमारे गुरुजी थे वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई केवल एक टायर की तरह है, और गाड़ी के 4 टायरों में 3 टायर और भी हैं, जिसमें सेवा है, आपका राष्ट्र के प्रति और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं। जब चारों अच्छे तरह से निभाओगे तो ही गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। और वो वास्तव में आज समझ में आ रहा है उनका कहा हुआ। 8वीं पास के बाद आप जब हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर बढ़े सर, तो वहां गाइड करने वाला आपको कौन था? आपने क्या कोई, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी अध्यापक थे, तो उन्होंने आपको साइंस की ओर मोड़ा या ये डायरेक्शन कैसे हुआ? सर, मैंने 9th उड़ों की ढाणी से की। वहाँ विषय अध्यापक कम होने से फिर मैं 10वीं के लिए कवास आ गया। अच्छा। वहाँ वही गुरुजी थे, सौभाग्य से श्री राव सिंह जी और स्वरूप सिंह जी, जिन्होंने कभी मेरे पिताजी को भी पढ़ाया। और हमें सौभाग्य है कि हम 2 पीढ़ी वहां से पढ़े जी। और वो एक ही कहा करते थे कि सब्जेक्ट साइंस लेना ताकि डॉक्टर बन पाए। अच्छा। और डॉक्टर इसलिए है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय, वो सुविधाएं नहीं थी। मार्गदर्शन के नाम पे मोटिवेशन प्रार्थना सभा में हुआ करता था, और जो भी चीजें हम पूछते थे वो गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, आत्मीयता थी। और दूसरा काम ये था कि सर, हम किसी काम के लिए ना नहीं करते थे, और टीचर्स के साथ हमेशा अपनापन रहा। उन्होंने अपने बेटे की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक नागरिक की तरह हमें मार्गदर्शित किया। ये था कि हम लोग जैसा वो कहते वैसा कर लेते थे। जी जी जी। एक पारिवारिक माहौल में जब आप आगे बढ़े और सीनियर हायर सेकेंडरी करने के बाद फिर आपको लगा कि अब मुझे डॉक्टरी की ओर जाना चाहिए? बिल्कुल। मैं स्टेशन रोड बाड़मेर आके सर पढ़ने लगा। वहां से मेरे लाइफ के 2 टर्निंग पॉइंट थे। एक तो ये था कि बहुत बड़ा स्कूल, बहुत सारी स्टूडेंट्स, जहां आप आते थे, सेकंड बार मुझे अभी भी याद है। और जब आप राष्ट्रीय पर्वों पर बोलते थे तो सीखते थे ऐसा बोलना है। और साइंस के टीचर्स पढ़ाते थे, उसमें ट्यूशन का बहुत बड़ा बोलबाला था। मेरी परिवार में पापा टीचर जरूर थे, बड़ा परिवार होने के कारण इतने पैसे नहीं थे कि ट्यूशन पढ़वाए। यहाँ से मैंने ट्यूशन की परिभाषा समझी थी सर, कि जब कोई चीज आपको नहीं आए तो आप उसका पैसा दे करके सीखो। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर रही, कुछ चीजें नहीं आ रही थी। 10-15 दिन गया। आपका ग्रामीण माहौल सर, और सीधा आपको विज्ञान में डाल दिया, तो वहाँ डिफिकल्टीज महसूस हुई क्या? हाँ बिल्कुल, एक चीज की हुई थी सर। वो ये थी कि एक तो समझ में नहीं आ रहा था।
दूसरा ये था कि मैं अकेला ऐसा था तो ट्यूशन नहीं करता था, तो कैसे फेस करूं। तीसरा यह मकान नहीं थे रहने के लिए। अच्छा। बड़ी पूछते थे भी कौन है, कौन जानता है। शास्त्री नगर में मुश्किल से मकान मिला, और फिर खर्चे पानी चलाने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी। पढ़ना संघर्ष था, लेकिन कंपटीशन के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल न बुक्स मिलती थी, न कोई समझाने वाला था। जो लोग हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, देखिए आज के तारीख में तो हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं, गाइड्स हैं, पत्राचार है, दुनिया भर की गाइडेंस है, लेकिन उस समय किसी तरह का कोई गाइडेंस नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी परिस्थितियां देखिए, लाइट नहीं, पानी नहीं, मकान की सुविधाएं नहीं, फिर भी डॉक्टर सहारण किस तरह से आगे बढ़े और आपका किस तरह से एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हुआ? मैं 5 लाइनों में मेरी बात को समाप्त करूंगा। 12वीं करने के बाद पता चलता है कि कोटा कोचिंग के लिए जाना है। घर में पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए, 2 के ब्याज से उधार इकट्ठे करके कोटा पहुंच जाते हैं। वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर ने मेरा फीस भी कम किया था। फिर पढ़ने शुरू होते हैं। फीस कम क्यों किया? हाँ, आपकी इंटेलिजेंसी को देख करके या और कोई कारण था? नहीं, मेरी सर रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा सर मैं बाड़मेर से आया हूँ, मेरा वो बोरिया बिस्तर एक समेटा हुआ। जब उन्होंने परिस्थिति देखी कि वास्तव में ये नीडी है, तो ज्यादा बहुत हेल्प थी वो मेरे लिए। मित्रों, यहाँ परिस्थितियां अभी भी विपरीत है, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर सहारण किस तरह से एमबीबीएस में आगे बढ़े? उधार के पैसे और फिर मकान किराया, फिर मैस के पैसे ज्यादा लगते थे तो खाना खुद बनाता था। अच्छा। और जो हमारे दोस्त थे साथ में, उनके टिफिन को शेयर कर लेते थे सब्जी के। संडे के दिन जब उनकी छुट्टी रहती थी तो हम मिलकर खाना खा लेते थे। एक सर बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। मेरी पहली क्लास को तो अच्छे से अटेंड कर पाता था, बाकी टाइम ये आता था अगले महीने पैसे कहाँ से आएंगे। ये मेरी अबोध बालक की, जिसको कोई गाइड नहीं कर पाता। बहुत ही चिंतन का मुद्दा है कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा, तो खर्च को कैसे मैनेज किया डॉक्टर सहारण ने? हाँ बिल्कुल। फिर एक तो खाना खुद बनाते थे, और दूसरा अच्छे दोस्त बना लिए जिनके पास पैसे थे, तो वो नाश्ता करवा देते थे। दूसरा बुक्स हमें हमारे सीनियर से मिल जाती थी, टीचर्स के पास चले जाते थे। सर मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक क्लिक होता था बार बार कि पैसे नहीं है हमारे पास में, तो वही चीज आगे। आप हमारे दर्शकों को यहाँ क्या कहना चाहेंगे कि पैसे नहीं बड़ी नहीं होने का मतलब ये है कि घर से 3,000 रुपए आते थे, उसमें 2,000 मकान का किराया देना होता है, और उसके बाद में पैसे बचते हैं। तो उसको ये समझ, मेरे दिमाग में आता था बड़ी मुश्किल से पैसा आ रहा है, मम्मी पापा की गाड़ी कमाई है, और उनको हमें अपव्यय नहीं करना, जहाँ जरूरत है वहां खर्च करिए। हालांकि वो अरेंज करके देते थे, आपको भी दे रहे हैं, तो प्लीज हक हलाल की कमाई को संयमित रूप से खर्च करिएगा, और एहसास करिए कि आपका इसका हिसाब देना होगा। डॉक्टर सहारण साहब ये कहना चाह रहे हैं कि माँ बाप किस तरह से पैसा इकट्ठा करके आपको भेजते हैं, आप उसका सदुपयोग कितना कर रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ें। बिल्कुल सर। कोटा से लौट आते हैं, और मेरा दोस्त पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल वेटिंग रहा, तीसरे साल फिर वेटिंग रहा। तो 2000 वहां डिप्रेशन नहीं रहा सर? डिप्रेशन क्या महसूस किया आपने? नहीं सर, मेरे लाइफ में इस खिलाड़ी रहा हूं और हारना सीखा है, और एक हार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता था कि नंबर कम आ रहे हैं, और 370 सीटें हैं सरकारी कॉलेज की, और इसमें इतनी ही मिलेगी। और दूसरे हमारे सीनियर जो बाड़मेर से गए थे, डॉक्टर हरदान जी थे मेरे, जब भी कुछ मोबाइल नहीं हुए थे, वो हमेशा कहते थे भरत कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर। और पापा घर से कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि तू एक दिन पूरा करेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है, इस रोग को छोड़। ये हमारे मित्रों को आप वापस रिपीट करें। मैं वापस कह रहा हूँ कि अच्छे मित्र हो तो आपको सकारात्मक रखेंगे, और लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग। मैं सेटिस्फाई लोगों को नहीं करना है। मैं जानता था मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा परिवार जानता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। जिस दिन सफलता मिलनी है उस दिन मिलेगी, और हमारी जिस दिन मेहनत पूरी हो जाएगी उस दिन हमें कोई नहीं रोक पाएगा। एमबीबीएस हुआ सर, और आपका फर्स्ट पोस्टिंग, उसके बाद एजुकेशन की ओर आप जो टर्न अप हुए, ये क्या है? सर 20 की घटनाएं हैं। मैंने 2005 में आयुर्वेद ज्वाइन कर लिया, एमबीबीएस नहीं मिला, तो मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाया करता था, काफी अच्छा पैसा मिलता था पढ़ाने का। फिर 2010 में मेरा मेडिकल कॉलेज कोटा में सिलेक्शन हो गया। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद में बाड़मेर लौट के आए। तब तक फ्री दवाइयाँ और ये नहीं चलती थी। हमारी इच्छा ये थी कि हम बाड़मेर में एक ऐसा बाड़मेर मेडिको मीट की सभी डॉक्टर इकट्ठे हुए कि एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए, गांव के गरीब लोग आए तो वहाँ डॉक्टर उनको फ्री देख पाए और दवाई जो एमआर देते हैं दे पाए। हालांकि उसमें हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन उस मीट की नाइट को एक सीजन में डॉक्टर ओपी डूडी, डॉक्टर सिन्हा जी, डॉक्टर हरदान जी एक जगह डिस्कस कर रहे थे कि चलो अपनी पहचान तो होगी, लेकिन हम जिस उद्देश्य को चाह रहे थे वो ऐसा कुछ बनेगा नहीं। वहीं से हम नाइट को एक डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम 100 ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर्स को तैयार करें जो आए बाड़मेर और यहाँ के गरीब लोगों की हेल्प करें।
बात आगे बढ़ी कि 100 लेंगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। फिर विभिन्न समाजों के हॉस्टलों में हमने विजिट करना शुरू किया, जहां हमें किसी ने परमिशन नहीं दी पढ़ाने की, यही कहते हुए कि ऐसे कोई डॉक्टर बनते हैं क्या। वक्त निकल गया, 2012 आया और फिर 50 विलेजेस की परिकल्पना को हकीकत के धरातल पे उतारा। यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ डॉक्टर साहब, 30 विलेजर्स का जो एक इंडिया लेवल पर जो एक नेटवर्क था, सुपर 30, क्या वो विजन आपने देखा था? देखा, सुना था जी कि आनंद कुमार बिहार के गरीब परिवार के बच्चों के लिए कर सकते हैं IIT सेक्टर में। तो वो एक मोटिवेशन था क्या आपके लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। हम किसी को देख के सीखते हैं और देख के सीखना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी ही चाहिए, इसीलिए तो हम उसको मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि सर मोटिवेशन का मतलब है टायर पंचर का पता हो जाना कि पंचर है, उसके बाद में यदि आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया, उस पर कारी नहीं लगाई, तो फिर वो पंचर हवा निकल जाएगी। तो हम मोटिवेशन हुए, हमारा मोटिवेशन हुआ और हम कन्वर्ट हो गए। और अभी आपने कहा कि लोगों ने कहा कि ऐसे कोई डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, इसे आपने चैलेंज के रूप में लिया, फिर ये कारवां आगे कैसे बढ़ा? बिल्कुल सर, बड़ी समस्या आई। हमारा 1 साल निकल गया। अच्छा। कोई एक्सेप्ट नहीं करा कि अध्यक्ष को पूछो, सचिव को पूछो, मीटिंग में तय करेंगे, ये करेंगे। कोई पढ़ाने की परमिशन नहीं दे रहा। हम फ्री पढ़ाना चाह रहे थे। अभी भी कहता हूं मैं, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके पास बच्चे हैं कि अभी हमें दो, हम फ्री पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी तक आज 10 साल बाद भी परमिशन नहीं मिलती। तो उस समय तो क्या कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, कोई जानता नहीं था। 48 किलो बाहर है और 3-4 हम डॉक्टर घूम रहे हैं। तो 50 विलेजर की संस्था में सर हमने वो चारों चीजें की। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल, और किसी जाति धर्म से मतलब नहीं रखेंगे। संस्था का कोई स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई अध्यक्ष सचिव नहीं होगा, और इन चीजों से हम दूर रहें। और मंच और माड़ाएं तक हटाइए, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और 4 टीमें बनाई जिसमें आप गुरुजन लोग हैं मार्गदर्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए ऑफिसर्स और बिजनेसमैन हैं, भामाशा है जिनकी गाड़ी कमाई से संस्था चल रही है, और बाकी स्टूडेंट वो टीचर्स है जिनकी बदौलत हम इस संस्था को रन कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहली बार आप पे भरोसा किया सर, और आपने जो पहला सिलेक्शन करके और जो 50 बच्चों को लिया, उस समय आप क्या सोच रहे थे? कितने चैलेंज थे आपके सामने? सर एक जोश था, जुनून था। मैं जियाराम जी बाना सर, हेमराज जी खत्री सर, मेरे पिताजी जद्दाराम जी, और साथ में डॉक्टर ओपी डोडी, हरदान जी, स्नेहा जी, और इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पागलपन को उन्होंने स्वीकार किया। देखिए मित्रों, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये पागलपन ही जुनून है, ये पागलपन जिद है, और जब तक जिद और जुनून आप में कायम नहीं रहेगा, आप डॉक्टर भरत साहन की तरह आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर साहब आगे बताएं। बिल्कुल सर, जगह जहाँ जाते थे हमें स्कूलों में एंट्री नहीं देते थे। कई लोग कहते थे यार दुकान लेके आए हो, कोचिंग है, ये है, वो है, धक्के दिए गए, गालियां दी गई, शब्द कहे गए, सब सुना। अच्छा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जियाराम जी बाना सर जो इनके अनुभवी हमेशा कहते थे कि आपको ये चीजें सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चले हो वहां पर आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। हर व्यक्ति नुक्तासुनी करेगा, आप कैंकड़ों की तरह व्यवहार करेगा, आपको ये शब्द कहेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना। तो उन्होंने हमें तैयार किया। दूसरा, इमराजी सर कहते थे कि जुनून इस लेवल का रखो कि आपकी निगाहें हमेशा मंजिल पे रहे, और निगाहें मंजिल पर रहे और पैर धरती पे रहे। आगे बढ़े। टीचर्स बहुत मोटिवेट किया सर, जितने भी स्कूल के टीचर्स। आज भी मैं कहता हूं कि यदि राष्ट्र निर्माण करना है तो गुरुजनों के चरण में चले जाए, उनका साथ हो जाए तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है, और यही हमारे साथ हुआ। अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए 5-7 साल हो गए हैं, और अभी तो आपका एक नाम है, आपके सिलेक्शंस हैं। पहली बार कितने सिलेक्शन हुए और आपको कैसा लगा? हाँ सर, खुशी तो इसी साल मिली जब दिल्ली एम्स में पहला बच्चा गया। क्या बात, क्या बात थी कि राष्ट्र के सबसे सर्वोच्च इंस्टीट्यूट में बाड़मेर का किसान परिवार का बिना कोचिंग के बच्चा पहुंचे। वाकई खुशी हुई 10 साल बाद। लेकिन 2 ऐसे संकट आए आर्थिक, जिसमें मदन कौर मैम ने हमें सहयोग किया अपने परिवार से 42 लाख दिला करके, और क्या बात, क्या बात। आज साहब महेंद्र सिंह जी ने कमान संभाली पिछले 5 साल से, और साथ में नवल सर है, डेकू जी, और बाकी सभी भामाशा हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा आर्थिक संकट से दूर निकालने के लिए। मकान मालिक रावताराम जी सर बेनीवाल, जिन्होंने हमारे अकॉर्डिंग मकान बना के दिया। और वापस में टीचर्स पे आऊंगा, जब भी जरूरत पड़ती है वो साथ खड़े हो जाते हैं। रिजल्ट सर इस प्रकार से है, 10 साल में सर 62 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं, उनमें से 15 एम्स में हैं, 7 बच्चे MBBS कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं, और 42 बच्चे जो किसी कॉलेजों में नहीं जा पाए तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और 18 बच्चे BSc BEd कर रहे हैं, यानी 100% प्लेसमेंट, कोई बेरोजगार नहीं। मीन्स आपने जो एक सपना देखा था कि 100 डॉक्टर हम ऐसे तैयार करें जो गांवों में पहुंचे और लोगों की सेवा करें, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो सपना धीरे धीरे साकार होना? बिल्कुल, आपके आशीर्वाद से सर 10 साल का टारगेट रखा था 50 का, लेकिन 62 डॉक्टर हुए। अभी तक हमें 1.5 करोड़ का डोनेशन मिला है, और हमने 62, यानी एक बच्चा 1 करोड़ का मानते हैं, तो 62 करोड़ वापिस
उन लोगों को दिया है जिन्होंने हम पे विश्वास करके पैसा दिया। हालांकि अभी भी 40 लाख का संस्था पे कर्ज है, वो एक अलग बात है, लेकिन संस्था रन कर रही है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ये हमें गर्व होता है कि बाड़मेर जैसे धोरों से हम 23 बच्चे सर ऐसे जिसके फादर नहीं है जो डॉक्टर बने हैं। अच्छा। और 8 बच्चे ऐसे हैं जिसके मदर फादर नहीं है। तो वो बच्चे ये कह सकता हूँ जब से ह्यूमन बने हैं, मानव सभ्यता बनी है, तब से लेकर अब तक कई ऐसे परिवार जिनके घर में किसी ने एजुकेशन नहीं ली, और जो बच्चे नौकरी सरकारी स्कूलों से पढ़ के मजदूरी कर रहे थे, कहीं नहर पे काम कर रहे थे, कहीं मुनीम थे, उन लोगों ने सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है? सरकारी स्कूल से 10वीं पास होते हैं। हाँ। फिर एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, 20 नंबर हम बोर्ड परसेंटेज को ये सिलेक्शन आप लोग ही करते हैं? सर एक कमेटी होती है, कमेटी होती है, वो करती है। या फिर इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहती होगी? बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर दूं, और कोई भी विजिट कर सकता है सिस्टम को देखने के लिए। सबसे पहले तो कि आपको सरकारी स्कूल का होना चाहिए, स्क्रीनिंग हो गई। उसके बाद आपका फर्स्ट डिवीजन हो गया, यानी IQ लेवल ठीक ठाक होना चाहिए। जी बिल्कुल। फिर बोर्ड के आपके 80 नंबर है तो 16 नंबर दे देंगे 20 में से। 50 नंबर का आपकी स्क्रीनिंग होगा, उसमें से आपके नंबर आ गए तो हमने एक मेरिट बना ली। अच्छा। अब हम पहले बच्चे के घर पे पहुंचते हैं आर्थिक वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ फोटोग्राफी, फॉर्म सब कुछ होते हैं, 2 गवाह होते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए टीम आई है। अब एक बच्चा है जैसे उसके मदर फादर दोनों नहीं है, तो 30 नंबर तो पीछे रहे, उसमें से हम चाहे होते नंबर दे सकते हैं, 700 नंबर तक दे सकते हैं, 30 में से 700। तो ऐसे कितने बच्चे आपने उठाए और आज वो कामयाबी की सर मैंने पहले जिक्र किया कि अभी तक टोटल 32 ऐसे बच्चे जिसके फादर नहीं है। अच्छा। अभी तक हमारी संस्था में आ चुके हैं। हाँ। तो अंदाजा लगाइए कि हम किस तरह से चेक करते हैं, और जो भी बच्चा, उस बच्चे की, हर बच्चे की एक कहानी है, और वो कहानी इतनी है कि आप बिना रोए उसको सुन नहीं सकते। अच्छा। लेकिन आज तक हमने कभी भी इस चीज को, हमारी मजबूती ये रही बिल्कुल, हाँ। क्योंकि हमारे अभाव हमारी ताकत है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनके अभावों को उन्होंने ताकत बनाया। जरूरी होता है कि जो आपके आज अभाव है, किसी का आर्थिक अभाव है, किसी पारिवारिक है, किसी के सामाजिक है, उसको अपनी ताकत बनाओ, उसको अपनी कमजोरी मत बनाओ।